हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुषी जैन और ई सरल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज जो हमारे 5 in 1 यानी 5 का 1 की जो सीरीज चल रही थी उसका लास्ट पार्ट जो है चैप्टर 11 to 15 पार्ट 3 उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। और उसके रिवीजन में आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये जो पांचों चैप्टर है आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो पांचों चैप्टर है ना, ये पांचों चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसके 2 से 3 क्वेश्चन जनरली जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न देखे गए हैं तो इनका एक क्वेश्चन आता है। स्टैटिस्टिक्स का फॉर श्योर एक क्वेश्चन आता ही है 4 नंबर का, और प्रोबेबिलिटी जो है इसका भी एक ना एक क्वेश्चन या तो फिर कम से कम 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं। मतलब कि आज का जो हमारा रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये काफी सारा पार्ट कवर करता है आपके बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ये 2 माइंड मैप है, इसमें इन पांचों चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले काफी अच्छे से दिए गए हैं। इनका क्या करना है भाई, प्रिंट निकाल लेना है और आपकी जो ये माइंड मैप वाली फाइल है उसमें स्टिक कर देना ताकि एग्जाम से पहले भाई जो लास्ट मिनट वाला रिवीजन होता है ना वो इससे फटाफट से हो जाए। या रात को सोने से पहले रोज एक बार देख लो ताकि जितना भी मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो तो एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है आपका कौन सा, कंस्ट्रक्शन वाला। आप सोच रहे होंगे मैम कंस्ट्रक्शन में भी क्या रिवीजन होगा। अरे भाई हो सकता है एक बार देख तो ले कि कैसे कैसे क्या क्या चीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप अपना कंपास, स्केल, पेंसिल, इरेजर लेके उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम जो चीजें देखते हैं या जो चीजें आपने कर रखी है वो क्या है भाई। एक तो डिवीजन है लाइन सेगमेंट का किसी भी रेशियो में, ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन, टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन और सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली चीज जो आपने देखी हुई है वो है डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो। कि कोई भी अगर आपके पास लाइन दी हुई हो तो उसको किसी रेशियो में आपको डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम ये जितनी भी चीजें कंस्ट्रक्शन की जो भी चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं हम क्या करेंगे, सब एक एक एग्जाम्पल से देख लेंगे ताकि उससे के पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आए वो हमारे कवर हो जाए। तो सबसे पहले डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है 10 सेंटीमीटर की और इसका रेशियो दिया गया है 3:2। तो देखिए हमने ये लाइन खींच ली ए बी 10 सेंटीमीटर की। अब जिस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होता है, जैसे यहां पर दिया हुआ है 3:2, तो हम क्या करेंगे भाई 3:2 यानी 3 + 2 कर लेंगे। कितना आया, 5 आया। तो क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक एंगल खींचेंगे जो एंगल होना चाहिए एक एक्यूट एंगल, और यहां पर ए पॉइंट से क्या करेंगे, कंपास को लेंगे, कंपास का जो पिन पॉइंट है वो ए पे रख के एक आर्क खींचेंगे यहां पर। ठीक है, ये जनरली 1 सेंटीमीटर, मतलब आप अंदाजे से एक पर्टिकुलर आर्क ले लें। ठीक है, अब इसी लेंथ का जो आपने ये आर्क खींचा है इसी लेंथ के हमें कितने आर्क खींचने होते हैं, इस टोटल के बराबर यानी 3 + 2 5। तो यहां पर ये हम 5 आर्क खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भाई, आपका जो ये 5th पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं बी से। साथ में हमने इन पॉइंट को नाम भी दे दिया, तो बी से इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2। तो यहां से जो ये इसका 3rd पार्ट है x3, यहां से एक लाइन खींचेंगे इस तरह के वो x5b के पैरेलल हो। और पैरेलल के लिए हम क्या करते थे भाई, पैरेलल के लिए हम क्या करते थे, यहां से एक आर्क खींचते थे। ये आर्क जिस लेंथ का है उसी लेंथ का आर्क हम x3 से खींच देंगे। उसके बाद ये पॉइंट से यहां तक का कंपास से क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे और उसी का ही आर्क यहां पर कट कर देंगे। तो ये जो लाइन आई x3c ये क्या है, x5b के पैरेलल है। यानी कि अब देखिए ये जो ए बी लाइन है इस पॉइंट से किस रेशियो में डिवाइड हो गई, 3:2 में, जो आ गया 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, आसान है, रिवीजन ही चल रहा है तो इसको फटाफट से बस देखते जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी आपको साइड दी हुई है, और हमें एक दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जो ये जो गिवन ट्राइंगल है 5, 6, 7 सेंटीमीटर साइड का, इसका 7/5 हो। अब ये 7/5 क्या है भाई, हमारे पास जितने भी सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कोई ना कोई स्केल फैक्टर दिया हुआ होता है, और ये जो 7/5 है ये क्या है, ये उसका स्केल फैक्टर ही है। अब इसमें दो कंडीशन आती है, या तो स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो या स्केल फैक्टर लेस देन 1 हो। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो जो आपका ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा वो आपके गिवन ट्राइंगल से बड़ा होगा, और स्केल फैक्टर 1 से छोटा होगा तो वो ट्राइंगल आपके गिवन ट्राइंगल से छोटा होगा। यहां पे हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ है 7/5, बताइए क्या होगा। वेरी गुड, ये क्या होगा, आपके गिवन ट्राइंगल से बड़ा ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, कैसे अंदाजा लगाया बड़ा है भाई, 7/5 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे हमने अंदाजा लगा लिया कि ये जो ट्राइंगल होगा वो गिवन ट्राइंगल का बड़ा बनेगा। ये आपके लिए हो गई एक ट्रिक अंदाजा लगाने की कि हमारा सिमिलर ट्राइंगल कैसा बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए अगर आपके पास साइड्स दी हुई है तो जो सबसे बड़ी साइड होती है, जैसे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की है तो उसकी हमने क्या करी, 7 सेंटीमीटर BC लाइन खींच ली। उसके बाद 5 और 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करके हमने ये ट्राइंगल बना लिया। ये सिंपल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाना आपको आता है। ठीक है, अब क्या करना है, मेनली हमें सिमिलर ट्राइंगल बनाना है जो 7/5 हो इस गिवन ट्राइंगल के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, B पॉइंट से सबसे पहले जो लेंथ है वो मार्क कर दे। भाई आप ट्राइंगल में जो भी जिस भी साइड के आप ट्राइंगल बना रहे हो उसका एंगल दिया है तो वो सारी चीजें मार्क जरूर करें। ठीक है, तो ये हमने एक लेंथ क्या करा, एक्यूट एंगल कर लिया B से, और अब देखिए यहाँ पे 7/5 दिया हुआ है, तो ये जो आपका स्केल फैक्टर का रेशियो दिया होता है इसमें जो बड़ा नंबर होता है, जैसे यहाँ पे है 7, तो इससे हम क्या करते हैं, इस बड़े नंबर के नंबर ऑफ आर्क BX पर खींच देंगे जो सारे एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे रहो। तो देखिए हमने यहाँ पर ये 7 आर्क खींच दिए और इसको नेमिंग भी दे दी। अब क्या करेंगे, जो आपका 5th पार्ट है इसका X5, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। कैसे खींचेंगे कि वो C पे कट करे और C को हमने एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, ये C पर यहाँ पे जाके टच हो रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस X5C ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, किस पॉइंट से, X7 से। तो क्या करेंगे, पैरेलल के लिए हमें पता है यहाँ से आर्क खींचेंगे, उतने ही लेंथ का आर्क यहाँ से खींचा इस पॉइंट से और यहाँ पे एंगल मेजर किया, उसको कट किया और इसको ज्वाइन कर दिया X7C'। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपकी AC लाइन है इसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो C' से जाएगी। पैरेलल के लिए वही करेंगे, आर्क खींचेंगे, इधर भी आर्क खींचा उसी लेंथ का, और यहाँ से यहाँ तक का मेजर करके यहाँ से इसको ये वाला आर्क खींचा है हमने। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट पे ज्वाइन कर देंगे। तो ये ज्वाइन करने के बाद जो ये A', जो ये ट्राइंगल आएगा, ये आएगा आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये अगर आपने एक्यूरेटली बनाया है तो आप इसको मेजर करके भी देख लेना, इसकी जो साइड आएगी वो 7/5 आएगी आपके गिवन ट्राइंगल से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। भाई एक ट्राइंगल जो स्केल फैक्टर है अगर वो 1 से ज्यादा है उसका देख लिया, एक अगर उससे छोटा हो तो वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जो 3/4 हो गिवन ट्राइंगल ABC के हम कुछ ये हमने उसकी साइड और एंगल भी मान लिए, ये हमने अज्यूम किए हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सारी चीजें गिवन होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो ट्राइंगल गिवन ट्राइंगल है वो हम बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या किया, भाई BC साइड दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या करेंगे, B से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 डिग्री का एंगल आपको बनाना आता ही है, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं, और अब जब आपका रिविजन चल रहा है तो ये सारी चीजें आपको आती ही होगी। तो यहाँ से हमने ये ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल ABC। अब क्या करना है, B पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाना है, और यहाँ से अब इस केस में भाई 3/4 में से बड़ा नंबर क्या है, 4। तो हम क्या करेंगे, B पॉइंट से कंपास से एक आर्क लेके कितने इक्वी डिस्टेंस पे कितने पॉइंट मार्क करेंगे, 4 पॉइंट। तो यहाँ पे हमने ये 4 पॉइंट मार्क कर लिया और इनकी नेमिंग भी कर दी, B1, B2, B3, B4। अब क्या करेंगे,
अब देखिए यहां से हम B4 को C से ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर लिया। किस फैक्टर का बनाना है? 3/4, तो कौन सा पार्ट लेंगे इसका? थर्ड। B3 से एक लाइन खींचेंगे BC पर जो B4x के पैरेलल है। पैरेलल के लिए वही चीज यूज करेंगे, यहां से एक आर्क कट करेंगे, इसी मेजरमेंट का आर्क हम B3 से कट करेंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट का मेजरमेंट लेके यहाँ एक आर्क कट किया B3 और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया C'। अब इस C' से एक लाइन खींचेंगे जो AB के क्या हो भाई, AB पर जाके इंटरसेक्ट करे और AC के पैरेलल हो। तो AC से पैरेलल के लिए क्या करेंगे? वही सेम प्रोसीजर। तो ये जो A'BC ये जो ट्राइंगल आया, ये आपका जो चाहिए वो वाला ट्राइंगल है। कई बार क्या होता है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं कि आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC, जहां पे AB 6 सेंटीमीटर है, एंगल 30 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री। सिंपल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहां जो सीखने वाली चीज थी वो ये थी कि कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल AB' सिमिलर टू ट्राइंगल ABC विद बेस A'B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आए, घबराने की बात नहीं है। अब क्या किया उन्होंने भाई, जो ट्राइंगल बनने वाला है, सिमिलर ट्राइंगल जो हमें बनाना है, उसकी एक साइड दे दी। तो इसके लिए क्या करो, सिंपल सा एक स्केल फैक्टर फाइंड कर लो। भाई स्केल फैक्टर आने के बाद तो हमें बनाना आता ही है। तो वो कैसे करेंगे भाई, आपके पास A'B वाली साइड है, AB वाली साइड है, तो बस इसका जो रेशियो होगा वही तो आपका स्केल फैक्टर होगा। तो स्केल फैक्टर क्या होगा? 8/6 यानी 4/3। बस अब तो क्या है, सिंपल ABC ट्राइंगल बनाना है और 4/3 रेशियो यानी जो इस स्केल फैक्टर का है उसका सिमिलर ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, अब इसमें जो अगला टाइप का कंस्ट्रक्शन ये पूछ लिया जाता है वो होता है आपका टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल। किसी भी सर्कल का आपको सेंटर दे दिया जाएगा, रेडियस दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप उसकी टेंजेंट को ड्रॉ करो। अब देखो इसमें ये चीज होती है कि बेटा आपको इस केस में जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो आउटसाइड द सर्कल, मतलब अगर जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, वहां से हम टेंजेंट खींचते हैं। जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमने इसमें 3 केसेस देखे थे, वो आपको पता ही है। तो ये कैसे करेंगे वो एक बार सीख लेते। तो इस सेंटर ओ से हमने एक सर्कल खींच लिया। अब देखिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, जहां से हमें टेंजेंट खींचनी है। क्या करेंगे? OP को ज्वाइन कर देंगे। OP को ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट लेंगे। अब वो मिड पॉइंट कैसे लेंगे? सिंपल, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं पता है आपको? या तो O से या P को क्या करो, जो आपका कंपास का जो पिन पॉइंट होता है वो इस पे रखो, मोर देन हाफ लो, एक आंख ऊपर और एक आंख नीचे, दोनों साइड से क्या करो, कट करो, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये यहाँ पे हमने नेमिंग कर दी उसकी M। ये इस OP का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या करना है, M को सेंटर लेना है और OM या PM रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये जो आपका नया सर्कल आ रहा है, ये जो आपका ओरिजिनल सर्कल है, इनको जिन 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है वहां से P को ज्वाइन करना है। और ये जो PQ और PR है ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। तो टेंजेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी फॉर्म में करना है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए सर्कल्स की सारी थ्योरम्स आप पढ़ चुके हैं। अब हम जो सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज के टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई ये टेबल है, इस टेबल को अच्छे से आपके दिमाग में फिट कर लो, आपका आधी टेंशन तो यूं ही दूर हो जाएगी। देखो जनरली क्या होता है, सर्कल पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क में कि आप उसका पेरीमीटर निकालो, उसका एरिया निकालो। तो इसके फॉर्मूले हमें पता है 2πr और πr²। अगर आपको रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है तो πd यूज कर सकते हैं, या फिर क्या करो डायमीटर से रेडियस निकाल लो। कैसे निकालते हैं? रेडियस कितना होता है? d/2 होता है। ठीक है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर πr + 2r,
एरिया भाई पूरे सर्कल का हाफ यानी हाफ पाई आर स्क्वायर। रिंग का भाई रिंग का आउटर रेडियस दिया होगा, इनर रेडियस दिया होगा, तो इसका पेरीमीटर होगा क्या 2 पाई आर प्लस आर। कैसे हुआ भाई, अंदर वाले का पेरीमीटर प्लस बाहर वाले का पेरीमीटर, कॉमन ही लिया है 2 पाई। नेक्स्ट एरिया क्या होगा, पाई कॉमन निकाला, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, इसका पेरीमीटर थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, और इसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या भाई पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। आपने ऐसे भी याद कर रखा हो सकता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है, इधर का उधर लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। भाई आपका जो सर्कल है वो क्या होता है भाई, ये अगर उसका सेगमेंट है तो ये वाला होता है उसका मेजर सेगमेंट और ये वाला होता है उसका कौन सा, माइनर सेगमेंट। तो बस इसका भी एरिया जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली चीज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पता है ये कितना होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपका सर्कल है, तो अगर आपसे इस आर्क ए बी की लेंथ ऑफ आर्क पूछ ली तो क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। और जो एक और टाइप का जो प्रोफाइल होता है इसके, जिसके क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, वो होता है डिस्टेंट मूव बाय व्हील इन वन रोटेशन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में देखो वो जनरली कितना होता है भाई, एक रोटेशन में वो कितना घूमा, जितना उस सर्कल का क्या होगा सर्कमफेरेंस होगा, तो ये क्या होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना रोटेशन करा उसने, तो क्या होगा डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट पर सर्कमफेरेंस, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, एंगल विद डिग्री थीटा इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमने अभी भी देख लिया था। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट पूछा जाए तो एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर है उसमें से क्या करो, एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो सबट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास जो सेगमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला, और जो आपसे पूछा गया है उसमें अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका डायग्राम बनाना, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो इसमें एक तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जितने टाइप के फिगर्स इसमें बनते हैं उसका आपको आइडिया हो। दूसरा, आपको हर एक फिगर का फॉर्मूला बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आई है, बताओ क्या है ये, वेरी गुड, ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कोई भी फिगर आए उसका 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो बताइए उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट एल प्लस बी, उसका टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वॉल्यूम एल बी एच। जैसे आपकी मैम को याद है ना वैसे ही आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है भाई, ये है क्यूब, इसकी हम मान लेते हैं साइड ए। तो बताइए कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब। भाई क्यूब क्या है, क्यूब वो क्यूबॉइड है जिसकी सारी साइड बराबर है, क्यूबॉइड का पता है, तो एल बी एच सब जगह ए रख दो, आपको इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका सिलेंडर। सिलेंडर का बताइए कर्व सरफेस एरिया कितना, 2 पाई आर एच। देखो अभी मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जब मैं आपसे पूछ रही हूँ उसी वक्त आपके दिमाग में भी आ जाने चाहिए सारे फॉर्मूले, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना, पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नेक्स्ट है कोन। कोन की जो ये साइड होती है वो होती है स्लांट हाइट एल, और इसको कैसे निकालते हैं भाई, ये जो ट्राइंगल है ये क्या है भाई, इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। तो ये एल क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलिए इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, वॉल्यूम कितना होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो सिलेंडर होता है उसका जो 1/3 पार्ट जो होता है वो होता है आपका कोन का वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्फेयर। स्फेयर का बताइए टोटल सरफेस एरिया, जल्दी बताइए कितना होता है। वेरी गुड, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट आता है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जो स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है उसका आधा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल नया है यहाँ पर वो होता है फ्रस्टम। फ्रस्टम पे भी जनरली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम जनरली कम होता है कि आप उसको डिराइव करें। सो इट्स बेटर बी ऑन सेफर साइड, आपको इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए आपको कोन का सी से पता है कितना होता है पाई आर एल, तो जो फ्रस्टम होता है उसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है पाई एल आर प्लस आर। भाई ये वाला होता है, एक ही रेडियस होता है तो पाई आर एल। इसमें दो रेडियस है R1 R2, तो यहाँ पर भाई इसको लिखते हैं अपन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये तो याद हो गया। नेक्स्ट होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो वो अपन कैसे निकालते हैं, वो होता है इसका पाई आर स्क्वायर प्लस एल, आगे क्या आएगा आर प्लस आर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, और जो इसका वॉल्यूम होता है वो होता है, बताइए इसका वॉल्यूम होता है पाई एच। ठीक है, एच क्या होती है, इसकी ये परपेंडिकुलर हाइट। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है, दोनों रेडियस का स्क्वायर। इस केस में ये होगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस क्या R1 R2 अपॉन कितना आता है 3। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको इस टेबल में मिल जाएंगे। इस टेबल को बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, रोज सोने से जस्ट पहले इसको देख लीजिए, सुबह उठते ही इसको देख लीजिए। ऐसा रोज करेंगे तो जैसे बिल्कुल इसकी जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी और इसके फॉर्मूले आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर सरफेस एरिया वॉल्यूम। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मीन निकालने के हमने तीनों मेथड पढ़े हैं उसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, the mean for the group data can be found by first the direct method where x mean equal to sigma fi upon sigma fi। इस केस में अगर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप xi लेंगे, लेकिन अगर आपको क्लास साइज में दिया हुआ है तो क्या करते हैं भाई, कोई इंटरवल दिया हुआ है तो ये जो आपका xi होता है वो क्या होता है, वो होता है उसका क्लास मार्क, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, तो सिग्मा fi xi अपॉन fi। नेक्स्ट आता है आपका अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन में क्या करते हैं, हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं और उससे जो फॉर्मूला आता है वो होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। यहाँ पे di क्या होता है, ये होता है डेविएशन, और ये हम कैसे निकालते हैं, ये होता है xi माइनस अज्यूम्ड मीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस a क्या है, अज्यूम मीन, जो हमने अज्यूम मीन मेथड में देखा था वही वाला a है ये, अपॉन सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, जहां पर H क्या होता है, H होता है क्लास साइज। ठीक है, और यहाँ पर जो ये UI आता है, ये UI क्या होता है, ये होता है xi माइनस a अपॉन h, जो है क्लास साइज। ठीक है, यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखनी है, ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं, विद द अजम्पशन दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज सेंटर्ड एट इट्स मिड पॉइंट कॉल्ड इट्स क्लास मार्क। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है जो मोड होता है, वो हम कैसे निकालते हैं, द मोड फॉर ग्रुप डाटा can be found using the formula mode equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 into F2 into H, जहाँ पर L होती है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, H होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding to the model class, and F2 is the frequency of the class succeeding the model class। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है द मीडियन फॉर ग्रुप डाटा
is formed by the using formula median equal to L plus n by 2 minus CF upon F into H, जहां पर L लोअर लिमिट होता है, n कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, CF is cumulative frequency of the class preceding to the median class, F is frequency of median class और H जो होता है वो क्लास साइज होता है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है एम्पेरिकल रिलेशन जो होता है तीनों जो मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली पूछ लिया जाता है, इसको कर लो याद, ठीक है, 1 मार्क में भी पूछ लिया जाता है। मीडियन इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन या मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ओगिव इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, कौन से, लेस देन टाइप ओजिव और मोर देन टाइप ओजिव। ये क्या करते हैं भाई, आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है उसको अपन 2 तरह से बना लेते हैं, या तो लेस देन टाइप बना लेते हैं या मोर देन टाइप बना लेते हैं, ये ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये चीजें आपको आती है कि ये हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर भी खत्म होता है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा लास्ट चैप्टर, वो है प्रोबेबिलिटी। सबसे आसान चैप्टर है, इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE इज डिफाइंड एज, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बच्चे जब इन टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्टली ना ये फॉर्मूला लगा के आंसर लगा देते हैं। इसमें ना आप बिल्कुल मेंशन करो कि भाई आपके जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या क्या है और टोटल आउटकम है वो क्या क्या है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के लिखो। इसके भी मार्क्स होते हैं और ये फॉर्मूला भी लिखो, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, The probability of a sure event or a certain event is 1, मतलब कि जिस चीज का आपको पता है कि हाँ ये तो होगा ही सही, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। नेक्स्ट जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, नहीं हो सकता तो 0 प्रोबेबिलिटी। The probability of an event E is a number such that probability of the event lies between 0 to 1. Probability हमेशा 0 से 1 में ही लाई करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपका अगर कोई आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करके देख लो, एक बार अंदाजा भी लगा सकते हो भाई, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन क्या हो, न्यूमरेटर हो, तो वो वैल्यू क्या होगी, बट ऑब्वियस सी बात है 1 से कम ही होगी और वैसा ही होना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 में ही लाई करिए। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, सैंपल स्पेस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, इफ वन इवेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्रेफरेंस टू द अदर इवेंट देन इट इज इक्वली लाइकली, कि हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो गई भाई, उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो PE प्लस PE बार इक्वल टू 1, वेयर E बार स्टैंड्स फॉर नॉट आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो भी रिवीजन कंप्लीट होता है, यानी जो हमारा मैथ्स का जो रिवीजन का पार्ट 3 था फुल मैथ्स का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, ई सरल ऐप पर जाओ और वहाँ पे उस पर्टिकुलर चैप्टर का वो पर्टिकुलर टॉपिक खोलो और उसका वीडियो पूरा देख लो। जो चीज़ नहीं भी समझ आ रही होगी वो उसके अच्छे विजुअलाइजेशन को जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगी और आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। भाई ई सरल में यही तो खासियत है कि आपके जितने भी टॉपिक है, जो भी आपको लगता है कि ये टफ हो सकता है, ये समझ में नहीं आ सकता, हम ये कोशिश करते हैं कि वो आपको बेस्ट टू बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ हम आपको वो प्रोवाइड कर सके।
तो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ई सरल ऐप को डाउनलोड करो और छोटे से डाउनलोड में बताओ क्या क्या पाओगे, क्या क्या पाएंगे भाई। आपको पूरा एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको सारे टॉपिक के टॉपिक वाइज टेस्ट वहां मिलेंगे भाई, जिससे आपसे की एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो भैया आपको वहां फ्री में मिल रहे हैं। साथ में जो आपके जो बोर्ड के नए पैटर्न के जो पेपर्स है, उसके जो सैंपल पेपर्स है वो भी वहां आपको मिल जाएंगे। तो डाउनलोड ई सरल ऐप। और आपको ये वीडियो से अगर फायदा हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी रिवीजन, वो भी मैथ्स का रिवीजन फटाफट से कर सके। क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, बताइए क्या है वो। चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी, जिसने नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि ई सरल से जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आती है उसका कोई भी नोटिफिकेशन आपके क्या हो, मिस आउट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।